में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपको साइंस, क्योंकि बाकी सब कवर कर लेंगे लोग, लेकिन साइंस से थोड़ा सा लोगों को जो एक झिझक है, एजिटेशन है, वही उनको परेशानी क्रिएट करता है और उसी को यहाँ दूर करने का प्रयास किया जाएगा पूरी तरह से। और जैसे पहले भी बीपीएससी में मतलब 30 सवाल पूछता है साइंस में, तो 30 में 28-29 लोग बना देते हैं जो क्लास यहाँ किए हुए हैं, जो यहाँ के मटेरियल पर कमांड है, जिनको जो समराइज तरीके से आपको दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो काफ़ी हद तक स्कोर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी कर पाएंगे आगे, जो भी होगा एग्जाम, जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी के लिए ये किया गया है। बहुत सारे लोगों का पढ़ा हुआ है तो उन लोग को लग रहा हो कि क्या पढ़ के फायदा है, तो ये नहीं सोचना है। जिनका पढ़ा हुआ उनके लिए तो ये संजीवनी का काम करेगा, ये ध्यान देना है। जिनके लिए नहीं पढ़ा हुआ है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तेजी से चलना, कॉन्सेप्ट को समझना और उसको कवर अप करते रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन उसका भी उपाय है कि आप घर पर थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कीजिए। जो चैप्टर होने वाला आपको पता होगा कि ये चैप्टर आज होने वाला है, उसका एक दिन पहले थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिए, बढ़िया से 2-3 बार रीडिंग मार लीजिए, फिर यहाँ आकर के लेक्चर को सुनिए और फिर वापस जा करके एक बार फिर से उसको ध्यान से रीडिंग मारिए। इतना कर लेते हैं आप तो हमको नहीं लगता है कि फिर कुछ और करने की जरूरत। और सब कुछ करने के बाद प्रैक्टिस सेशन में जरूर आइए, जहाँ भी हो। आप खुद करते हैं तो खुद से ही, आपके पास कोई अच्छा ऑथेंटिक जिसमें क्वेश्चंस अच्छे हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, उसको जरूर बनाइए चैप्टर वाइज, जब चैप्टर कंप्लीट होता है तब। तो इसके द्वारा आप बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं साइंस में। और ये चूंकि रिवीजन क्लास है, एक क्रैश कोर्स के टाइप से, हमने कहा है कि 40 दिन के अंदर आपको हिस्ट्री, साइंस और करेंट अफेयर तीनों करा दिया जाएगा। 40 डेज मतलब दिन के हिसाब से 40 क्लास नहीं, 40 दिन क्लास नहीं होगा, 40 दिन जहां से शुरू हुआ है उस दिन तक 40 दिन हो जाएगा। मेरा मानना है कि उस दिन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर लगने लगा कि नहीं कंप्लीट हो सकता है तो फिर टाइम इसको बढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब ये क्लास का टाइमिंग बढ़ाया जाएगा, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए समय से। और एग्जाम को ध्यान में रखकर दिया गया तो सरस्वती बीपीएससी मुझे नहीं लग रहा कि 2 महीना पहले होगा, कम से कम 2 महीना बाद ही होगा, एक टेंटेटिव संभावना है। तो इस दौरान हम लोग इतना तैयारी कर लें, खासकर हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर का, कि 100 क्वेश्चन जो पूछता है इस सेक्शन से, आप उसमें 80-85 स्कोर कर सकिए। और बाकी जो 20-25 है वो बाहर से, बाहर जो उसके अलावा जो 3 पोर्शन के अलावा जो एक्स्ट्रा है, जिसमें बहुत सारे विषय हैं, उसको पकड़ करके चलिए, तो आप 110 तक पहुंच जाएंगे आसानी से। और पीटी में कोई कंफ्यूजन या किसी तरह का दुविधापूर्ण स्थिति नहीं रहेगा आपके पास। आप जब एग्जाम देके निकलें तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि हम एग्जाम में क्रैक कर रहे हैं, मेरा एग्जाम रिजल्ट हो रहा है, और उसी दिन से मेंस के लिए लगिए। जिसका भी बीपीएससी फाइनल होता है वो ये नहीं सोचता है कि पीटी दे लेंगे फिर मेंस का रिजल्ट आएगा, पीटी का रिजल्ट आएगा तो मेंस में लगेंगे, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपको पीटी के लिए ओवर श्योर रहना है, तभी आप बीपीएससी कर सकते हैं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि पीटी तो कोई मेरा रोक नहीं सकता है, फिर बाद में बात जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद की तैयारी सोचनी है। अगर इतना आपको कमांड है पीटी पर, तब जाकर के आप फाइनल कर पाएंगे बीपीएससी। दुविधा में रहने से, डायलेमा में रहने से आपका काम नहीं होने वाला। तो ध्यान देना है, ये कोर्स जो चलेगा ये एक बहुत ही प्लान तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। हिस्ट्री का तो बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चूंकि अभी प्रिंटिंग में गया हुआ है, 1 सप्ताह लग सकता है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि मैक्सिमम लोगों के पास हिस्ट्री का बुक होगा, पहले से जो लिए होंगे। कुछ लोगों के पास नहीं है तो थोड़ा सा अरेंज कीजिए उसको, और 1 सप्ताह में आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी चलेगा उसका सबका आपको मटेरियल, असाइनमेंट नवजीवन के द्वारा प्रिपेयर किया गया मिलेगा। और वो मटेरियल कोई नॉर्मल मटेरियल नहीं है, इसको छोटा या कम मटेरियल नहीं समझना है। जैसे साइंस के इस बुक को, बायोलॉजी को देखते हैं, लोग समझते हैं कि इसमें बहुत छोटा, इसमें होगा नहीं, इससे क्या हो जाएगा, इतना पढ़ने से बायोलॉजी थोड़े बन जाएगा।
केमिस्ट्री इससे भी कम है, फिजिक्स थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो लोगों को यकीन नहीं होता कि इससे सवाल बन जाता है। लेकिन जो रियली पढ़ते हैं, जो एग्जाम देते हैं और देकर जब आते हैं और जिनका विषय पर पकड़ है, वो इस बुक का इंपॉर्टेंस समझते हैं। और इस बुक के लिए मुझे लगता है कि इंडिया के किसी कोने से ऐसा नहीं है जहां से फोन नहीं आया है, क्योंकि ये मार्केट में बुक नहीं है, ये किसी पब्लिकेशन के पास नहीं है और मार्केट के किसी दुकान में नहीं है। इसलिए बुक के लिए फोन्स आते हैं, कोई बच्चा ले जाता है, पढ़ता है और फिर उस बुक को कोई देख करके उसके ग्रुप में पढ़ता है तो वो फोन करता है, सर बुक कैसे मिलेगा। तो बहुत लोग तो आते हैं यहाँ लेने, स्पेशली चल करके दूर से प्रोग्राम बना करके, और कुछ लोगों को कुरियर के माध्यम से भेज दिया जाता है। लेकिन आने वाले समय में ये बहुत जल्द ही बुक स्टॉल पर भी मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये बुक सबके पास होना चाहिए। जो क्लास चल रहा है, जैसे अभी बायो चल रहा है तो बायो होना चाहिए, केमिस्ट्री चलेगा तो केमिस्ट्री होना चाहिए, फिजिक्स चले तो फिजिक्स होना चाहिए आपके पास। और हमने कहा कि आपको पहले एक बार रीडिंग मार लेना अच्छे से, जो चैप्टर होने वाला है आपको पता है तो उसको रीडिंग मार लें घर पर और आएं, और फिर जैसे जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए। दूसरा कि बुक पर लिखने से हेजिटेट मत कीजिए। जो बोला जाता है, मान लीजिए यहाँ लिखवाने का तो कुछ है नहीं कि यहाँ डिक्टेट कराया जाएगा, आपको समझा करके हम लिखवाएंगे फाउंडेशन टाइप से। तो जो लिखवाया नहीं जाता है और आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बोलते समय, क्योंकि हम इतना फास्ट नहीं बोलेंगे कि आप लिख नहीं सकते हैं, स्लोली स्लोली ही होगा, तो आप लिख सकते हैं और बुक पर ही लिखिए। जो पॉइंट्स है उसके बगल में मेंशन कीजिए, आप अपने लिखावट को समझ सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप पॉइंट कोट कीजिए कि यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना है। बुक को इतना लिख दीजिए कि बुक कोई दूसरा देखे तो इससे घृणा हो जाए कि क्या बुक है, गंदा कर दिया। पढ़ने का यह तरीका होना चाहिए कि बुक को इतना पढ़िए और इतना इस पर लिखिए कि आपको बहुत जल्दी दूसरा बुक खरीदना पड़े कि अभी बुक में कहीं जगह नहीं है लिखने के लिए, अब एक नया बुक लेना पड़ेगा। ऐसा करेंगे आप देखेंगे इसका प्रभाव कि जब कंप्लीट होगा कोर्स आपको बहुत सारा फैक्ट्स याद हो जाएगा क्लास में। इसका मुंह ममता नहीं देखे, इसकी सुंदरता पर नहीं जाना है, इसको सुंदर रख करके सजा करके कुछ नहीं होने वाला है। इसको बढ़िया से इतना पेरिए कि इसको लगना चाहिए कि किसके पाला में पड़ गए हम। तो ये ध्यान देना है और इस रूप में करना है। कोई भी मटेरियल पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो पढ़ने का यही मोड होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि एक बुक पढ़िए, 10 बुक मत पढ़िए। बायो पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते हैं तो फिर और बुक मत पढ़िए। पहले ये सोचिए कि इस बुक का हमको एक एक चीज कमांड होना चाहिए। हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का एक एक पॉइंट हमको कमांड होना चाहिए उस बुक से। अब एक बुक कमांड नहीं और 10 बुक आप उलट रहे हैं, कोई फायदा नहीं, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो हम बार बार कहते हैं कि इट इज मोर बेनिफिशियल टू रीड 1 बुक 10 टाइम्स देन 10 बुक 1 टाइम्स। मतलब एक बुक को 10 बार पढ़िए और 10 बुक डिफरेंट बढ़िया बढ़िया राइटर का एक एक बार पढ़ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। साधारण बुक भी है और उसको 10 बार 20 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद है फिर भी पढ़िए, उसका इंपैक्ट दिखेगा आपको कुछ दिन के बाद। तब लगेगा कि हाँ उस विषय पर मेरा कितना गहराई है, कितना डेप्थ है, कितना पकड़ है। क्योंकि जितना बार पढ़ेंगे उतना आप नया नया तथ्य इससे निकाल पाएंगे, नया नया कंटेंट्स आप सोच पाएंगे। पहला बार में जो नहीं सोचे थे, दूसरा बार में नई चीज आएगा दिमाग में, तीसरा बार में और कुछ आएगा, और धीरे धीरे इसका सारा निचोड़ आप जो मंथन होता है वो कर करके बहुत सारा चीज निकाल लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कहां से क्वेश्चन आता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। ये फी को नहीं समझना है कि फी कुछ है, ये फी सिर्फ मैनेजमेंट के लिए है, बिजली बिल, एसी वगैरह ये सब चलता है, उन सबको ध्यान में रख करके एक नॉमिनल मैनेजमेंट का खर्च वो भी नहीं निकलेगा। हमको ये पता है कि इससे ये भी खर्च नहीं निकल पाएगा जिससे हम कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी आपको प्रोवाइड किया गया इसलिए कि आप रिजल्ट दीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट होना चाहिए, मेन पढ़ाई का उद्देश्य यही है। अगर रिजल्ट नहीं हो रहा है तो कितना भी आप मेहनत करते हैं, आप 80 पर सिलेक्शन हो रहा है, 79 ला करके आप छट जा रहे हैं, तो 79 का भी कोई महत्व नहीं। एक नंबर आपके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट है, वही एक नंबर आपको एक बाउंड्री के
उस पार ले जाता है और एक बाउंड्री के इस पार रह जाता है। और वही एक नंबर आपके जीवन का सबसे बड़ा नंबर है। और इसे हम कह रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चंस, नॉर्मल सवाल तो सब बनाते हैं, जो लास्ट का 5 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, वही डिसाइडिंग होता है। और उसी को अचीव करने के लिए ये क्लास दिया गया है। इसको कंटिन्यू कीजिए और गैप नहीं कीजिएगा, क्लास छोड़िएगा नहीं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, किसी तरह का आपके साथ बहुत ज्यादा मजबूरी ना हो, तब तक क्लास गैप नहीं कीजिएगा। और तब आप इसका इंपैक्ट देखेंगे जब क्लास कंप्लीट होगा, तब फिर और भी नई चीजें होगी जो हम करेंगे समय के साथ, क्योंकि हम पहले ही कहे हैं कि हम करेंगे उसके बाद बोलेंगे, बोलेंगे नहीं पहले कि क्या करना है। और ये हमको नहीं, आपको भी करना है। और एक चीज ध्यान रखना है कि करिए तो बिल्कुल साइलेंट रख के करिए। साइलेंट मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो करते हैं, उसको डिस्कस नहीं कीजिए किसी से। एक सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, आप जो काम करते हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसका आप शेयर कर देंगे तो उस योजना का औचित्य, ऊर्जा का ताकत खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। देखते हैं क्रिकेट मैच में टीम खेलती है तो कैप्टन के दिमाग में क्या स्कीम है ये पता नहीं होता है किसी को, और अचानक से कोई डिसीजन लेता है और मैच जीत जाता है। अगर वो पहले से पता हो जाए अपोनेंट को कि ये ऐसा करने वाला है तो फिर वो मैच नहीं जीत पाएगा। हमने कहा कि 2011 का वर्ल्ड कप में धोनी को देखे होंगे कि धोनी को ऐसा ही नहीं, एक ऐतिहासिक क्रिकेटर माना जाता है, तेंदुलकर से भी ज्यादा उसका प्रभाव है, जबकि तेंदुलकर को वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना जाता है क्रिकेट में। लेकिन सफलता को देखें तो धोनी से सफलता उनका बहुत नीचे है, ये ध्यान देना है। और धोनी का सफलता का राज क्या है कि उनका जो प्लानिंग है, उनका जो योजना है, वो बहुत ही डिफरेंट है हर लोगों से। 2011 का वर्ल्ड कप की हम बात जब जब करते हैं, लगता है कि उस व्यक्ति में कुछ ना कुछ तो है एक्स्ट्रा। भले वो व्यक्ति जैसा भी रहो, खेल के तौर पर एक मैच जीतने का जो योजना होता है, उसके तौर पर कुछ ना कुछ उसके अंदर किलर इंस्टिंक्ट है, कुछ ना कुछ सिक्स सेंस है जो उसको एक अलग खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर देता है। नहीं तो सोचिए आप कि जिस वर्ल्ड कप का इंतजार 83 के बाद हो रहा हो, 2011 आ गया, कई वर्ल्ड कप खेला तेंदुलकर, 6 वर्ल्ड कप खेले, एक भी नहीं जीत पाए। और बढ़िया खेला, मतलब बढ़िया खेला तेंदुलकर ने। बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हुए जिसमें वेस्ट प्लेयर रहे, सबसे ज्यादा रन स्कोर किया, लेकिन फिर भी वो रन किसी काम का नहीं, एक भी वर्ल्ड कप उनके रिकॉर्ड में नहीं था। और वो भी वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड जो उनके शामिल हुआ लास्ट में रिटायरमेंट के पहले, वो धोनी के योगदान के बदौलत हुआ, ये ध्यान देना है। तो देखो कि धोनी फाइनल मैच में जो 4th डाउन पर, 5th डाउन पर आता था, 1st डाउन पर आके खेलता है, तो डिसीजन कितना बड़ा रहा होगा। फाइनल मैच है, एक विकेट गिर जाए, अगर धोनी आए और उसी समय आउट हो जाते तो शायद धोनी की लोग हत्या कर देते। इतना यहां पर विवाद होता कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि जो हर मैच में 5th डाउन पर आ रहा है, आज 1st डाउन पर क्यों आ गया। तो क्या डिसीजन रहा होगा, कितना मेंटली टफ रहा होगा। फाइनल मैच का दबाव, इतना बड़ा गेम, और इतना मेहनत के बाद एक डिसीजन ले लेना कि नहीं हम 1st डाउन खेलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और देखा नहीं जाएगा, हम जीता के ही वापस आएंगे, यही सोच कर आया होगा व्यक्ति, और फाइनली फाइनल शॉट मार करके वो ग्राउंड से वापस आता है। तो ये समझते होंगे कि क्या प्लानिंग होती है, और यही करना होता है जीवन में। कुछ करना है तो आप इसी तरीके से प्लान करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इस रूप में समझना है और काम करना है। काम करने पर विश्वास रखिए, बोलने पर, बहुत चीजों को शो ऑफ करने पर ध्यान मत दीजिए, पब्लिसिटी के चक्कर में मत रहिए, अपना काम कीजिए। आप जब काम करेंगे तो आपकी पब्लिसिटी खुद हो जाएगी समय के साथ, तो ध्यान रखना। तो ये एक नए क्लास की शुरुआत की जा रही है, एक नए फॉर्मेट में। ये क्लास यूट्यूब पर भी जाएगा। बहुत सारे मेरे एनजीओ के बच्चे हैं, 10,000 बच्चे लगभग जुड़े हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा लेते हैं, जिसके लिए हम संडे को टाइम भी देते हैं। संडे को एक दिन फुल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। वहां से अभी 23 बच्चे दरोगा बने हैं बिहार एसआई में इस बार।
तो वो बच्चे भी काफी कॉन्वे कर रहे थे पहले से कि कब शुरू होगा, कब, हम लोग तो आ नहीं सकते हैं पटना, तो कैसे होगा। तो ये सब क्लास वहां भी मिल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से, ये क्लास के माध्यम से उन लोग को मैसेज देना चाह रहे हैं हम कि आने वाले समय में और भी कई बेहतरीन योजनाएं होगी जो आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो इसी बेल विशेष एक नई शुभकामना के साथ इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आप लोग भी एक पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस बैच को ज्वाइन कीजिए और क्लास को कंडक्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक ये सबके पास होना चाहिए, ध्यान देना है। अगर नहीं है किन्हीं के पास तो बुक ले लीजिएगा ऑफिस से। आज अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो कल मिल जाएगा बुक, तो वो ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला इंट्रोडक्टरी चैप्टर, जो यहां पर कोई चैप्टर नहीं है। नॉर्मली चैप्टर में नाम है, लेकिन यहां पर कोई नाम नहीं है चैप्टर का, तो चैप्टर कुछ है नहीं बायोलॉजी के ध्यान से। एक्चुअली ये बायोलॉजी का हिस्टोरिक बैकग्राउंड है, एक पृष्ठभूमि ऐतिहासिक तौर पर कि बायोलॉजी विषय क्या है, बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, बायोलॉजी कैसे शुरू हुआ, क्या इसका इंपॉर्टेंस है पढ़ने का, यही चीज यहां देखना है। तो पहला तो जो यहां पर बताया जा रहा है उसको ध्यान देना है, और हमने कहा है कि पॉइंट आउट करते चलना है आपको। तो ध्यान दें कि बायोलॉजी यहां लिखा गया कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसको तो पहले अंडरलाइन कीजिए आप लोग बुक में, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक मतलब क्या होता है? यूनान, यूनानी भाषा है। और यूनान के लोग विज्ञान में बहुत आगे रहे हैं पहले से। और उसमें एक व्यक्ति जिनका नाम यहां आया हुआ है लैमार्क और ट्रेवेलिनस, लेकिन ये यूनान के नहीं है, ये दोनों फ्रांस के हैं, ये ध्यान देना है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछेगा कहाँ के? फ्रांस। तो पूछता है बीपीएससी में ऐसा सवाल ज्यादा कि कौन वैज्ञानिक का होमलैंड कहाँ है, होम कंट्री कौन है। तो लैमार्क के व्यक्ति ने इस वर्ड को लाया, लेकिन फ्रांस के व्यक्ति लैमार्क ने लाया, लेकिन भाषा किसका लिया? ग्रीक का। इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है खुद फ्रांसीसी, फ्रेंच जानते हैं, लेकिन वर्ड उठाया कहां से? ग्रीक से। तो ध्यान रखना है। और ये वर्ड लाया था 1801 ईस्वी में। तो ये ध्यान देना है, किस ईस्वी में? 1801 ईस्वी में। और इसको दो वर्डों को जोड़ करके बनाया, बायोस तथा लोगोस। और बायोस का अर्थ जीवन और लोगोस का अर्थ अध्ययन। ये दो चीज ध्यान देना है, जीवन और अध्ययन, ये दो इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है कि लाइफ का जब भी स्टडी होगा तो उसी लाइफ के स्टडी से संबंधित विषय को बायोलॉजी कहा जाएगा, ये लैमार्क का मानना था। और इसीलिए बायोस और लोगोस को मिला करके एक विषय का नाम रख दिया बायोलॉजी। लेकिन वर्तमान में चूंकि वाइड स्पेक्ट्रम हो गया, बहुत व्यापक हो गया क्षेत्र बायोलॉजी का, तो अब जीव का अध्ययन नहीं हो गया, जीवन का अध्ययन हो गया। और इसलिए अब बायोलॉजी जो वर्ड है, इस बायोलॉजी के बदले अब एक नया वर्ड आता है लाइफ साइंस। तो ये ध्यान रखना है। आजकल जो सिलेबस दे रहा है वहां सिलेबस में बायोलॉजी नहीं लिखता है, लाइफ साइंस लिख देता है। तो लाइफ साइंस का मतलब ही क्या है? जीवन का अध्ययन। तो जहां जीवन का अध्ययन होगा, जीवन का अध्ययन जिस विषय में होगा उसी का नाम क्या होगा? बायोलॉजी होगा। ये नाम किसने दिया? लैमार्क और ट्रेवेलिनस दोनों ने मिलकर दिया। तो ये दोनों को ध्यान देना। आगे चलें तो कहता है कि सर्वप्रथम हिपोक्रेटस, ये नाम याद रखना है और ये टर्म डेट याद रखना है, 460 से 377 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह। और ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर मतलब पहले, जब ईसवी सन आता तो एडी लिखते हैं। तो एडी मतलब ईसवी सन, और यहां है तो बिफोर क्राइस्ट। तो ध्यान रखना है, हिपोक्रेटस एक अलग यूनानी व्यक्ति, और इन्होंने पहली बार बीमार लोगों को ठीक करने के तरीके का एक नया जानकारी दिया दुनिया को। कि कोई बीमार पड़ जाता है तो पहले कोई ठीक नहीं होता था, बीमार हुआ मर गया, सब लोग सोचते थे स्वाभाविक डेथ है, ऐसा ही जीवन चलता है, कोई इसका कोई उपचार नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, जिया जितना दिन जिया जिया, चला गया, बात खत्म। कोई उस पर फोकस नहीं कि क्यों मरा, क्या हुआ, नहीं हुआ, कोई डायग्नोसिस नहीं।
लेकिन इनको पहली बार एक आया दिमाग में कि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको हम बचा सकते हैं, उसके जीवन को बढ़ाया जा सकता है। और ये बढ़ाने का तरीका एक ठीक करने का दिया, जिसको हम मेडिसिन के रूप में आज इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कुछ चीजों को बना करके, प्रोडक्ट को, जड़ी बूटियों को बना करके ऐसा चीज खिलाया जाए बीमार लोगों को तो वो बीमारी ठीक हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट आया पहली बार, और इसलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन ये याद रखना है। कई बार पूछा एग्जाम में कि औषधि विज्ञान का पिता कौन? हिपोक्रेटस। तो ये ध्यान रखना है, औषधि मतलब मेडिसिन, मेडिसिन जो पढ़ता है वो डॉक्टर क्या कहलाता है? एमडी कहलाता है, मास्टर ऑफ डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, मास्टर ऑफ नहीं, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, एमडी। और जो चीट फाड़ करता है वो एमएस होता है। तो ध्यान रखना है, मेडिसिन यहीं से वर्ड आता है, औषधि। मतलब ये जो मेडिसिन आज दुनिया में यूज हो रहा है, जो भी मेडिसिन का फॉर्मेट है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, कि कुछ दे करके, कुछ पुड़िया दे करके हम ठीक कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट पहले कौन लाया? हिपोक्रेटस ने। तो ये इनको याद रखना है, और ये सीनियर मोस्ट है, मतलब अरस्तु से भी ज्यादा सीनियर है। आगे चलें तो कहता है कि सर्वप्रथम अरस्तु ने 384 से 322 बीसी, ये इनका लाइफ स्पैन है। किनका? अरस्तु का। यही जीवन काल है, मतलब जन्म हुआ 384 बीसी में और डेथ हुई 322 बीसी में। और इसी दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखा था अपने जीवन में। ये पुस्तक का नाम याद रखना है, कौन पुस्तक? हिस्टोरिया एनिमैलम। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, और बार बार पुस्तक पूछा जा रहा है। बीपीएससी में अभी डार्विन का पुस्तक पूछा था पिछली बार, तो पुस्तक पूछेगा, तो पुस्तक ध्यान रखना है कि हिस्टोरिया एनिमैलम, जिसमें किया क्या? तो 500 प्रकार के जानवरों के बारे में एक जानकारी दे दिया। मतलब ये लाया कि जानवर क्या होता है पृथ्वी पर। ये पता नहीं था लोगों को कि जानवर भी कुछ है या पौधा कुछ है, कुछ भी पता नहीं है किसी को। उस समय की बात हो रही है, आज से 2000 वर्ष पहले की बात है। उस समय कुछ नहीं पता था कि कौन वृक्ष है, कौन जानवर है, कौन क्या है, कुछ पता नहीं। इन्होंने पहली बार कॉन्सेप्ट लाया इस पुस्तक में कि जानवर क्या होता है, और इसलिए जानवर के द्वारा जीव के अध्ययन की शुरुआत किया अरस्तु ने। और जीव का अध्ययन बायोलॉजी होता है, इसलिए इनको बायोलॉजी का पिता होने का श्रेय मिल गया। तो ध्यान रखना कि बायोलॉजी का पिता कौन? अरस्तु। लेकिन बायोलॉजी वर्ड कौन दिया? लैमार्क ने। दोनों में डिफरेंस है। बायोलॉजी का फादर अरस्तु, लेकिन बायोलॉजी वर्ड दिया लैमार्क ने। आगे चलें तो ध्यान देना है कि चूंकि हिस्टोरिया एनिमैलम जानवर पर आधारित था, और जानवर के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं, और इसलिए जूलॉजी का पिता भी अरस्तु को माना जाता है। तो ये ध्यान देना, चूंकि जूलॉजी का भी यहां बिगनिंग हो रहा था और बायोलॉजी का भी बिगनिंग हो रहा था, और दोनों का यहां से इनिशियल पॉइंट है, एक विषय के रूप में शुरुआत हो रहा है। दुनिया में पहली बार जीवों का स्टडी हो रहा है, इसलिए दो विषय के पिता यहां पर बनते हैं अरस्तु, एक बायोलॉजी का पिता और एक जूलॉजी का पिता। पुस्तक का नाम याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिस्टोरिया एनिमैलम जानवरों पर आधारित होने की वजह से अरस्तु को जंतु विज्ञान का क्या कहते हैं? पिता का। तो 3-4 पॉइंट है यहां पर जो बार बार पूछता है एग्जाम। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क ने दिया। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। गिलेजी लैमार्क कहां के रहने वाले? फ्रांस के रहने वाले। लेकिन बायोलॉजी विषय कौन लाया? अरस्तु कहां के रहने वाले? यूनान के रहने वाले। और इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमैलम। हिस्टोरिया एनिमैलम में था क्या लिखा हुआ? 500 प्रकार के जानवर का विस्तृत अध्ययन किया गया था। तो इस रूप में अरस्तु ने इस विषय को लाया दुनिया के सामने। अब यहां से आगे बढ़ें तो कुछ और आगे डेवलपमेंट दिखता है जीव विज्ञान। क्योंकि हमने कहा जानवर के बारे में पता नहीं था, तो जानवर के बारे में बताया कि जानवर क्या होगा। लेकिन पृथ्वी पर जीव जानवर के अलावा भी थे कुछ अलग डिफरेंट टाइप के, उसके बारे में थियोफ्रेटस ने स्टडी किया। किसने स्टडी किया? थियोफ्रेटस ने। और थियोफ्रेटस 370 से 385 बीसी, 375 से 370 से 285 बीसी, मतलब अरस्तु से छोटे की बड़े? सीनियर मोस्ट पूछता है एग्जाम में, बीपीएससी में दे देगा इनमें से कौन से वैज्ञानिक ज्यादा वरिष्ठतम हैं, या जिनके बाद कौन थे, या इनके पहले कौन थे, क्रम से सजाइए। आजकल टफ कर रहा सवाल तो ऐसे दे रहा है। तो ध्यान देना है कि सबसे सीनियर थे हिपोक्रेटस,
हिप्पोक्रेटस के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद थियोफ्रेटस। और इन्होंने पौधों पर, यह ध्यान देना है, प्लांट पर आधारित एक पुस्तक लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। चूंकि ये शिष्य थे अरस्तु के और उन्हीं से प्रेरित थे, उन्होंने चूंकि हिस्टोरिया एनिमलम लिख दिया था जानवरों का इतिहास, और उसी से प्रेरणा लेकर के इन्होंने लिखा पौधों का इतिहास और नाम रखा हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इसमें एग्जैक्टली वैसे ही जैसे उन्होंने 500 प्रकार के जानवर का चर्चा किया था, इन्होंने 500 प्रकार के पौधे का विस्तृत अध्ययन किया। और पौधे पर अध्ययन करने का विज्ञान बॉटनी होता है, इसलिए इनको बॉटनी का पिता माना गया। तो ये ध्यान देना है, फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रेटस। ध्यान देना है, थियोफ्रेटस भी यूनान के रहने वाले, तो ये ध्यान देना है। अब कह रहा है कि ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो बायोलॉजी शुरू कर दिया गया, बायोलॉजी में एक नया विषय आया जूलॉजी के तौर पर, और एक विषय आया बॉटनी के तौर पर, 3 अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा। इसके अलावा एक विषय आ गया यहां पर मेडिसिन का, जो औषधि का ब्रांच था, उसकी भी शुरुआत यहां हो गई। और विज्ञान में जो विज्ञान पढ़ने का मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को ज्यादा वेलफेयर किया जाए, समाज कल्याण का काम किया जाए, लोगों को जीवन को अच्छा किया जाए, बीमारियों को ठीक किया जाए, लाइफ स्पैन को बढ़ाया जाए, ये काम यहां से शुरू हुआ पहली बार। अन्य विषय को पढ़ करके आप जीवन के स्वरूप को बदल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी को पढ़ करके एक व्यक्ति अपने लाइफ को, अपने बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकता है, ये एक्चुअल विषय यहां से शुरू होता है। लेकिन हमने कहा कि यहां पर जीव का अध्ययन है, जीव या जीवन, और जीव या जीवन का जब अध्ययन करेंगे तो इतना ऑब्जेक्टिव है अध्ययन का कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब बहुत बड़ा विषय है, एक छोटा विषय नहीं है, और इसलिए इसको एक विषय में समेटना बहुत डिफिकल्ट है। इसको आप बाइफर्केट करके अलग अलग छोटे खंडों में बांट करके स्टडी कर सकते हैं। एक सिंपल देखते हो, एक डॉक्टर भी बनता है तो एक डॉक्टर किसी खास ऑर्गन का डॉक्टर होता है, कोई दिमाग का है, कोई आंख का है, कोई कान का है, कोई हड्डी का है, कोई त्वचा का है। एक शरीर का भी डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे मूवी आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, या मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर बनना होता है किसको? मुरली प्रसाद शर्मा को। और डॉक्टर बनने के लिए उसको एक बॉडी अवेलेबल कराया जाता है कि डिसेक्शन करके देखना है, चीड़ फाड़ करके एक बॉडी, और 25 लड़के देखते रहते हैं। ऐसा ही होता है नॉर्मली मेडिकल कॉलेजेज में। तो मेडिकल कॉलेजेज में बॉडी हर को तो नहीं दिया जा सकता है, कितना डेड बॉडी लाएंगे, मिलना बड़ा मुश्किल है, कोई भी नहीं देता है। कोई मर जाता है तो वो बॉडी कहिए मांगिए तो कि दे दीजिए, हम इसको स्टडी करेंगे, कोई नहीं देगा कि नहीं मेरे घर का मेंबर, इसको क्या चीड़ फाड़ कीजिएगा आप, तो हम इसको ले जाकर करेंगे अंतिम क्रियाक्रम जो करना है। तो बहुत मुश्किल से बॉडी मिलता है, और इसके चलते बॉडी बहुत कम अवेलेबल होता। तो उसी में दिखाया गया, बहुत अच्छे से उसमें दिखाया इस दृश्य को, कि एक बॉडी है, 25 डॉक्टर का डिसेक्शन चल रहा होता है। तो मुन्ना भाई आते हैं, कहता है कि ऐसे कैसे होगा, एक बॉडी और इतना जन देख रहा है तो कैसे हम बनेंगे डॉक्टर। तो बोलता है हमको एक स्पेशल बॉडी चाहिए, हमको ये पता नहीं, हमको ऐसा डॉक्टर बनना है जो कंप्लीट डॉक्टर हो पूरा शरीर का, ये नहीं कि दिमाग में क्या हो रहा है और घुटने में क्या हो रहा है पता ही नहीं चले। तो एक बढ़िया उसने दिया मैसेज कि एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए बहुत कुछ पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा काम नहीं है। और इसीलिए बायोलॉजी एक विषय तो है, इसमें 2 विषय बड़ा है, जूलॉजी बॉटनी, लेकिन इसमें भी कई सब ब्रांचेज हैं। इतना ब्रांच है कि कोई व्यक्ति चाहे सब पढ़ना तो जीवन में खत्म नहीं होगा ब्रांच। और इसलिए इसके ब्रांचेज पर थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने कहा हजारों ब्रांच हैं, लेकिन 20-25 ऐसे ब्रांच हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे बराबर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। उसको सिंपली ब्रांच क्या है, ब्रांच से संबंधित विषय क्या है, इसका डॉक्टर क्या कहलाएगा, डॉक्टर बनता है इसका तो क्या उसको नाम से जानते हैं, यही सब सवाल एग्जाम में पूछता रहता। तो इसी को हम लोग देखेंगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के रूप में, कि बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण ब्रांच कौन है जो हमारे लाइफ से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इसी को हम लोग देखेंगे एक नजर के तौर पर, जिसमें आप पहले 2 इंपॉर्टेंट ब्रांच को ध्यान दें। एक का नाम मॉर्फोलॉजी, दूसरे का नाम एनाटॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2 ब्रांच। यहां पर कोई ब्रांच नहीं है,
यहां ब्रांच ये है कि आप स्टडी करेंगे कैसे। एक जीव का स्टडी जब करना होता है तो स्टडी का दो एस्पेक्ट होता है। एक, कोई लड़की है और शादी के लिए देखना है, कोई लड़के का शादी ठीक करना है, लड़की देखने जाते हैं लोग। आजकल तो लड़कियां भी जाती है लड़के देखने, और लड़कियां ज्यादा रिजेक्ट करती है लड़के को, लड़के कम रिजेक्ट करते हैं आजकल। आजकल बहुत स्थिति बदल रही है और आने वाला समय और बदलेगा। आप जो देख रहे हैं समय बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो देखने जाते हैं लोग, कोई लड़का देखने जाए या लड़की वाले लड़के देखने जाए या लड़के वाले लड़की देखने जाए, तो देखते क्या है वो मार्फोलॉजी देखते हैं। मार्फोलॉजी देखते हैं मतलब बाहरी रंग रूप देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो बाहरी रंग रूप भी दिखता नहीं है क्योंकि सब तो आर्टिफिशियल है, पोता उता हुआ है, तो पोत उत देंगे पता नहीं चलेगा। तो यहां तो एकदम ब्लैक वाला को भी व्हाइट कर देता है, कंफ्यूज कर जाएंगे आप। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी स्थितियां हैं कि आप अगर उन हीरोइंस को, सेलिब्रिटी को, जिसको आप बहुत आइडियल मानते हैं, फोटो वोटो लगा रखते हैं पूरा कमरा में, अगर सामने दिखा दिया जाएगा तो आप फिर उसको दोबारा नहीं देखेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन वहां जब आते हैं पर्दे पर तो आपको पता नहीं लगता कि अरे ये तो बहुत ब्यूटी है। तो ब्यूटी का क्या कॉन्सेप्ट हो, अलग मैटर है। हमने कहा कि जो देखते हैं वो क्या देखते हैं, बाहरी हाव भाव देखते हैं। और जब बाहरी हाव भाव का अध्ययन होगा तो डेट इज कॉल्ड मार्फोलॉजी, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो। तो ये ध्यान देना है कि जब भी किसी जीव का अध्ययन बाहरी तौर पर होता है, एक्सटर्नल होता है, या बाहरी संरचना का अध्ययन होता है, यहां लिखा हुआ है बाहरी संरचना, तो जब बाहरी संरचना का अध्ययन होगा तो क्या कहेंगे, मार्फोलॉजी कहेंगे। लेकिन अब अंदर देखना है तो अंदर देखने के लिए बहुत सारा सवाल जवाब होता है। लेकिन जब बाहरी नहीं दिखता है तो अंदर कैसे दिखेगा, तो वो तो बहुत डिफरेंट है। लेकिन यहां जो एक ऑब्जेक्ट का, बॉडी का आप स्टडी करना चाहते हैं और अंदर जाना चाहते हैं, जैसे मनुष्य को बाहर से देखें तो पता लगेगा दो हाथ है, दो आंख है, नाक है, कान है, पैर है, इरेक्ट पोजीशन में रहता है, दो पैर पर चलता है, ये बाहरी स्टडी है। लेकिन अंदर क्या है, फेफड़ा कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, इंटेस्टाइन कैसे है, हृदय धड़कता कैसे है, दिमाग कैसा बना होता है, जब वो करना होगा तो क्या जाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे। और इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो वो विषय क्या कहलाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा। तो जो बायोलॉजी में साइटोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, ये सब क्या है, एनाटॉमी का पार्ट है। जो पढ़ते हैं लीफ, स्टेम, रूट, वो क्या है, मार्फोलॉजी का पार्ट, जो आपको बाहर से दिख जाता है आंख से। अंदर जाने के लिए क्या करना होगा, कैंची से काटना पड़ेगा। वही होता है मेडिकल कॉलेज में, एनाटॉमी डिपार्टमेंट ही होता है। और डिपार्टमेंट में डेड बॉडी दे करके, चीड़ फाड़ करके डॉक्टर को सिखाया जाता है कि अंदर कहां फेफड़ा है, कैसे काम करता है, सब कुछ देखना होता है प्रैक्टिकली। तो जब डिसेक्स करें, कटिंग करना पड़े, आपको कैंची लगाना पड़ जाए तो कहना एनाटॉमी है। क्योंकि बायोलॉजी में टॉमी का मतलब ही होता है कटिंग करना। टॉमी मतलब कटिंग करना। देखते हैं डॉक्टर कुत्ता का नाम रख देता है टॉमी। तो टॉमी क्यों रखा, कभी सोचा आपने? टॉमी रखा अंग्रेज लोगों ने, टॉमी मतलब काटने वाला कुत्ता है, लेकिन उसको फॉलो कर लिया, पता नहीं है कि टॉमी का मतलब ना, टॉमी नाम रखता है। तो एनाटॉमी मतलब डिसेक्ट करना, उसको एक प्लेन में काट कर देखना। तो ध्यान रखना, यहां से ये आंतरिक संरचना का अध्ययन होगा। अब आंतरिक या बाहरी जब संरचना का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमने कहा कि मेन यहां पर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या आप जानना चाहते हैं, विषय क्या है, किस चीज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसके आधार पर अलग अलग ब्रांच है। किसी को हड्डी का स्टडी करना है, किसी को आंख का करना है, किसी को कान का करना है, किसी को लीवर का करना है, तो उसके हिसाब से ब्रांचेज होगा। अब इसी में कुछ ब्रांचेज, जैसे एक ब्रांच है ओडोंटोलॉजी, जिसमें अध्ययन दांत और मुख का। यहाँ है साइटोलॉजी, किसका अध्ययन, ये ध्यान देना है, साइटो मतलब ही सेल होता है। साइटो वर्ड जहां भी बायोलॉजी में लिखा रहा है समझना है सेल है ये, और सेल से संबंधित जो भी वर्ड आएगा वो साइटोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो ध्यान देना है, कोशिका का संरचना और बनावट का अध्ययन क्या है, साइटोलॉजी। अब आगे चलें तो कई और ब्रांचेज। एक ब्रांच है इकोलॉजी, जो बहुत पूछता है एग्जाम में, कुछ है नहीं इसमें इकोलॉजी में। एक तो है इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड विथ इट्स इन्वायरमेंट, मतलब एक जीव अपने वातावरण में जहां रह रहा है उसके साथ उसका क्या संबंध होता है।
संबंध तो बहुत गहरा है। बिना वातावरण के कोई जी ही नहीं सकता है जीव, न पौधे जी सकते हैं न जानवर जी सकता है। पौधे को क्या चाहिए? CO2 चाहिए, और जानवर को ऑक्सीजन चाहिए। तो जानवर CO2 बना के देता है, पौधे उसको कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जानवर को देते हैं, वो भोजन करता है। संबंध है दोनों का, बिना उसके नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि यही जो जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध है, उसी का अध्ययन यहाँ क्या करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। अब आगे चलें तो एक ब्रांच है नेफ्रोलॉजी। अध्ययन किसका? किडनी का। और किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी इसलिए कि किडनी नेफ्रॉन से बना होता है, ये याद रखना है। किससे बना होता है? नेफ्रॉन से। तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, दोनों किडनी मिलाकर के 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, और उनसे दोनों किडनी बनता है, और वही काम करता है किसका? ब्लड के फिल्ट्रेशन का, यूरिन के निर्माण का। तो ध्यान देना है। और इसी नेफ्रॉन की वजह से इसका नाम क्या है? नेफ्रोलॉजी। और किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, और सिंपल ही पूछता है, कोई अनून अज्ञात विषय नहीं पूछा जाता आपसे। जो चर्चा में होता है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, कभी ना कभी टर्म सुनते हैं, वही पूछता है एग्जाम में। आगे चलें तो एक ब्रांच है ऑप्थेल्मोलॉजी। किसका अध्ययन? आंख का अध्ययन। तो आंख का डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट है ब्रांच, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस। तो ध्यान देना है कि माइक्रोबायोलॉजी में एक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का अगर स्पेशल अध्ययन करें तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। दोनों को मिलाकर करेंगे, सूक्ष्म जीवों को, तो कहेगा माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशली अगर बैक्टीरिया को अध्ययन करें तो बैक्टीरियोलॉजी, और वायरस का अध्ययन करें तो वायरोलॉजी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहां है? चाइना में। वहीं से कोरोना वायरस कहते हैं लीक हो गया। तो वायरोलॉजी लैब है वो, जहां से वायरस का स्टडी होता है, वायरस का स्ट्रक्चर पर काम होता है, उसका DNA पर वर्क होता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लैब हैं। यूक्रेन में कहता है बहुत सारा लैब है।